तो आज हम आपके लिए काफी बेहतरीन सीरीज लेकर आए हैं। ये सीरीज रिलीज के साथ ही काफी फेमस हो गई थी और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है। साथ ही हो सकता है आपने इससे पहले भी इस सीरीज के बारे में कहीं सुना हो। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि आज मौसम साफ होने के कारण चांद बिल्कुल साफ दिखने वाला था और इसलिए आज सभी एस्ट्रोनॉट भी चांद को देखने वाले थे। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो हमारी कहानी का हीरो है। वो बच्चा भी चांद को देखने अपनी छत पर आया था और वो दूरबीन की मदद से चांद को देखने लगता है। लेकिन तभी उस बच्चे को एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है। वो स्टैचू धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, जिससे उस बच्चे की आंखों से भी काफी तेज रोशनी निकल रही होती है और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। अब हम काफी टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां अब हमारा हीरो, जिसका नाम शियोकी है, वो काफी बड़ा हो चुका था। पर उस दिन के हादसे के बाद से शियोकी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखता था, क्योंकि शायद उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। शियोकी कुछ लेकर घर जा रहा था, जहां रास्ते में कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे। तभी उनकी बॉल शियोकी को लगने वाली थी, पर तभी शियोकी रुक जाता है, जिससे वो बच गया था। ये देखकर वो बच्चे हैरान थे। साथ ही बाकी जहां भी शियोकी जाता था, वहां के लोग उसे नोटिस करते थे, क्योंकि एक तो वो काफी हैंडसम था और दूसरा कि आंखों पर पट्टी होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लोगों की तरह हर काम कर पाता था। अब शियोकी घर पहुंच जाता है, जहां उसके साथ उसकी आंटी और भाई रहते थे और हमें पता चलता है कि शियोकी के घर की हालत ठीक नहीं है। पर फिर भी शियोकी पूरी कोशिश करता है जिससे उनके घर में किसी चीज की कमी ना हो। खैर, इधर जो डॉक्टर शियोकी की आंखों का इलाज कर रहा था, वो उसके रूम में शियोकी का इंतजार कर रहा था। तो शियोकी उससे मिलने जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो कोई दूसरा डॉक्टर है और जो डॉक्टर शियोकी से मिलने आता था उसका ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए उसकी जगह ये नया डॉक्टर यहां आया है। अब वो नया डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या वो अपनी आंखों से देख सकता है। इस पर शियोकी कहता है कि हाँ, वो देख तो सकता है, पर उसे लाइट से डर लगता है, इसलिए वो अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर रखता है। ये सुनकर वो डॉक्टर शियोकी से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब शियोकी वापस से स्कूल ज्वाइन कर सकता है। साथ ही वो शियोकी से पूछता है कि क्या शियोकी को कुछ इल्यूजन्स या अजीब से ड्रीम्स आते हैं। वो डॉक्टर शियोकी को शक की नजर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई गवर्नमेंट का जासूस है। इस बात का शक शियोकी को भी हो गया था, इसलिए ये सवाल सुनकर शियोकी हमें बताता है कि 100 सालों पहले अंटार्कटिका में एक स्ट्रेंज फॉग कहीं से आ गया था, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा, जिसकी वजह से वो फॉग जहां भी जाता, वहां के लोगों से बाकी लोगों का कनेक्शंस पूरी तरह से टूट जाता था। और अब ये फॉग डेक्सिया कंट्री को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसके कारण बस अब डेक्सिया कंट्री में ही ह्यूमंस बचे हैं। लेकिन अब कोई भी उस फॉग का राज जानने में इंटरेस्ट नहीं रखता कि बाकी के लोग कहाँ गए और उनकी कंट्री क्यों बच गई। ऊपर से जब शियोकी उस दिन चांद देख रहा था, तब भी उसे कुछ साइंटिस्ट पकड़कर ले गए थे और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। लेकिन जब शियोकी ने बोला कि वो अजीब सा स्टैचू उसका वहन था, तब जाकर उन साइंटिस्ट ने शियोकी को छोड़ा था। इसलिए शियोकी हमेशा से लोगों से सच छुपाता आया है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए प्रेजेंट में भी वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने बचपन में एक स्टैचू को तो देखा था, पर अब मुझे लगता है कि वो मेरा वहन था। ये सुनकर डॉक्टर शियोकी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी मॉन्स्टर को देखा है। इस पर शियोकी बोलता है कि उसने मॉन्स्टर्स के बारे में काफी न्यूज तो सुनी है, पर एंड में वो सब फेक ही निकलती हैं, इसलिए वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स लगे थे और वो उनसे जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन उसी वक्त वहां कुछ सुपर पावर्स वाले लोग आ जाते हैं, जहां सभी के पास अलग अलग मैजिकल वेपन थे और उन सबको ईयरफोन्स के जरिए उनका टीममेट गाइड कर रहा था। अब वो सब लोग एक एक कर उन सब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और जितने भी लोग वहां थे, उन सब की याददाश्त एक बेल की मदद से मिटा देते हैं कि वहां कोई मॉन्स्टर था। इधर शियोकी का डॉक्टर वहां से चला जाता है, जहां जाते जाते वो किसी को बता रहा था कि उसने सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। दूसरी तरफ शियोकी अपनी आंटी और भाई को बताता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और शियोकी को जल्दी से स्कूल ज्वाइन करने को कहते हैं। इसके बाद शियोकी अपने रूम में आ जाता है और मन में अपनी आंटी से माफी मांगता है, क्योंकि आज तक शियोकी ने उनसे झूठ बोला है कि उसकी आंखें ठीक हैं, क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें खोलता है उसे कुछ अजीब रीजन निकले हेकते हैं। साथ ही वो बंद आंखों के साथ सब कुछ देख सकता था और इसलिए आंखों पर पट्टी होने के बावजूद वो सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह कर पाता था। लेकिन शियोकी को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और उसे ऐसे विजन्स क्यों आते हैं। अब शियोकी सोने के लिए बेड पर लेट जाता है, जहां सोने से पहले वो हमें बताता है कि उसे 5 साल से एक ही सपना आ रहा है। इसके बाद शियोकी उसी सपने में पहुंच जाता है जिसमें वो एक फॉग वाली जगह पर होता है और उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी थे। साथ ही शियोकी को उस फॉग में एक बिल्डिंग भी दिखती है जिस पर हाउस ऑफ गॉड्स लिखा था। अब उस गेट के पास जाकर शियोकी अपने मन में बोलता है कि मैं 5 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस डोर को नॉक नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसके पीछे का राज जानना है। इसलिए शियोकी जोर जोर से डोर नॉक करने लगता है, क्योंकि उसके सारे सवालों का जवाब उस दरवाजे के पीछे था। अगले दिन शियोकी स्कूल जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है जो शियोकी की उसके क्लास में पहुंचने में मदद करती है। साथ ही कुछ और क्लासमेट शियोकी से कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी मदद चाहिए तो वो उन्हें बता सकता है।
ये सुनकर शियोकी उनसे पूछता है कि उन लोगों को उसका नाम कैसे पता। इस पर वो लोग बताते हैं कि शियोकी की आंट सुबह सुबह उनसे मिलने आई थी और उन्हीं ने शियोकी का नाम बताकर उन सबको शियोकी की मदद करने के लिए कहा था। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि उसकी आंट उसका बहुत ध्यान रखती है और इतनी एज हो जाने के बाद भी कितना काम करती है। इसलिए शियोकी मन में बोलता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा और धीरे धीरे अपने घर के हालात सुधार कर अपनी आंट को एक अच्छी लाइफ देगा। अब रात को वो सभी क्लासमेट शियोकी को घर छोड़ने जाने लगते हैं तो शियोकी उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप घर चला जाएगा। इस पर वो क्लासमेट्स कहते हैं कि उन्होंने उसकी आंट से वादा करा है, इसलिए वो उसे छोड़ने के बाद ही अपने अपने घर जाएंगे। ये सुनकर शियोकी को काफी अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से शियोकी को लोग पागल समझते थे क्योंकि शियोकी उस स्टैचू वाली बातें बड़बड़ा रहता था। अब उनमें से एक क्लासमेट का घर पास में ही था, साथ ही वो शियोकी से जल रहा था क्योंकि उसके दोस्त उसकी बहुत मदद कर रहे थे। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से अकेला चला जाऊंगा क्योंकि मेरा घर पास में है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, जहां उसके जाने के बाद उन सबको बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि अंधेरी गली से उनकी ओर एक खतरनाक मंस्टर आ रहा है। दूसरी तरफ हम उसी सुपर हीरो वाली टीम के एक मेंबर को देखते हैं जिसे भी इस बात का पता चल गया था, इसलिए वो अपनी टीम के जाओ से जल्दी से उस जगह पर जाने को कहता है और उस जगह पर एक बैरियर बनाने को कहता है ताकि वो मंस्टर्स इंसानों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इधर उन क्लासमेट्स में से 2 जने उस मंस्टर को देखकर भाग जाते हैं और तभी वो मंस्टर उस लड़की पर हमला करने वाला था जिसने शियोकी की क्लास तक पहुंचने में मदद की थी। लेकिन शियोकी अपनी छड़ी से उस मंस्टर को रोक लेता है और इतने समय में वो लड़की भी वहां से भाग जाती है, जिसके बाद शियोकी दूसरी तरफ भागने लगता है पर वो मंस्टर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी सामने से एक और मंस्टर आ जाता है जो एक इंसानी हाथ को खा रहा था। इधर जाओ अपनी कुछ ब्लड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके उस जगह पर बैरियर बना देता है। साथ ही वो सुपर हीरो वाली टीम भी लगभग वहां पहुंच गई थी। दूसरी तरफ शियोकी पर वो पीछे वाला मंस्टर अटैक करता है, जिससे लड़ते हुए शियोकी बोलता है कि बचपन से लोग उसे पागल समझते थे, जिसकी वजह से उसे घर में रहना पड़ता था और अब वो स्कूल जा पा रहा है, इसलिए वो इस गंदी शक्ल वाले मंस्टर के हाथों नहीं मरने वाला। उसी वक्त वो मंस्टर शियोकी को पीछे फेंक देता है। साथ ही उसके पंजों की वजह से शियोकी की आंखों की पट्टी भी कट गई थी, जिसकी वजह से शियोकी को वही विजन्स आने लगते हैं कि वो उसी गॉड वाले दरवाजे के सामने है और जोर जोर से डोर नॉक कर रहा है। इधर असलियत में शियोकी अपनी छड़ी उस मंस्टर में घुसा देता है तो मंस्टर शियोकी को कंधे पर काट लेता है। साथ ही वहां और भी बहुत सारे मंस्टर आ जाते हैं जो शियोकी का सर धड़ से अलग करने लगते हैं। लेकिन इधर शियोकी का जोर जोर से नॉक करने के कारण वो डोर ओपन होने लगता है, जहां जैसे जैसे वो डोर ओपन हो रहा था वैसे वैसे शियोकी की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिससे सभी मंस्टर शियोकी से दूर हो जाते हैं। साथ ही वो रोशनी दूर से भी देखी जा सकती थी। ऊपर से शियोकी की रोशनी के कारण उसके आसपास की खिड़कियों के ग्लास पिघलने लगते हैं। दूसरी तरफ सुपर हीरो की टीम भी उस लाइट को देख लेती है और वो सोचने लगते हैं कि ये इतनी पावरफुल एनर्जी किस चीज की है। तभी उनका साथी बताता है कि ये एक डिवाइन पावर है, वो भी किंग ऑफ एंजल्स की। लगता है अर्थ पर एक नया गॉड आ गया है। इधर शियोकी को गेट खुलने के बाद एक बिल्डिंग दिखती है जिसके कमरों पर अलग अलग सिंबल बने हुए थे। तभी उसकी आंखों की रोशनी बंद हो जाती है तो एक मंस्टर शियोकी पर हमला करता है, लेकिन शियोकी को अपनी नई पावर्स की वजह से वो बहुत स्लो दिखाई दे रहा था। तभी शियोकी उसे धीरे से अपनी छड़ी मारता है और वो मंस्टर बहुत दूर जाकर मर जाता है। अब शियोकी अपनी पावर से एक एक कर सभी मंस्टर्स को मारने लगता है। तभी वहां जाओ भी आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड से आखिरी मंस्टर को काफी कूल तरीके से मार देता है। ये देखकर शियोकी भी थोड़ा हैरान होता है, पर फिर शियोकी वहां से अपने घर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मूर्तियों को देखते हैं जो गॉड्स की ही थी और वो जगह एक एंशिएंट गॉड चर्च था। तभी वहां एक मास्क पहना आदमी आता है जो सभी को बताता है कि एक नया एजेंट ऑफ गॉड आ चुका है और उसके साथ किंग ऑफ एंजल मिशेल भी है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि उसे यहाँ लाओ और कोशिश करना उसे जिंदा लाने की। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रक लेकर जा रहा था और उसके ट्रक में बहुत सारे मंस्टर्स थे। वहीं शियोकी वापस अपने घर आ चुका था, जहां उसे देखकर उसका भाई उसे पूछता है कि वो लेट कैसे हो गया। इस पर शियोकी उससे कहता है कि वो किसी ट्रबल में फंस गया था। अब ये बोलकर वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर शियोकी वापस उस मैंशन ऑफ गॉड्स में पहुंच जाता है और उस मैंशन के अंदर गॉड्स का पागल खाना था, जिसे देखकर शियोकी कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी पागल खाने जैसा लग रहा है जहां मैं बचपन में रहा करता था। अब शियोकी उसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, लेकिन वो जगह उसे मेंटल हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग थी। इसके बाद शियोकी वहां के रूम्स खोलने की कोशिश करता है, पर वो 6 में से 5 रूम्स नहीं खोल पाता। लेकिन जैसे ही शियोकी 6ठे रूम के गेट को छूता है, गेट पर बहुत सारे पैटर्न्स बनने लगते हैं। अब जैसे ही वो गेट खुलता है, शियोकी को अंदर एक लेडी दिखती है जो कि समुद्र के बीचों बीच बैठी थी, पर वो बस शियोकी का इल्यूजन था और वहां कोई समुद्र नहीं था। इसके बाद शियोकी उस लेडी के पास जाता है और उसे हाय बोलता है, पर वो लेडी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी अचानक से उस रूम में पैटर्न बनने लगते हैं। साथ ही वहां एक स्क्रीन भी आ जाती है, जिससे शियोकी को पता चलता है कि उस लेडी का नाम नाइक्स है और वो 5 एंशिएंट गॉड्स में से एक है, पर अभी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पर अगर शियोकी उसको ठीक करता है तो उसे नाइक्स की कुछ पावर्स मिल जाएंगी। अब शियोकी नाइक्स के बिल्कुल पास जाकर उसके कान में बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी नाइक्स उसकी तरफ तुरंत ही मुड़ते हुए कहती है कि बेटा, आखिर इतने सालों बाद तुम आ ही गए।
ये सुनकर शियोकी चौंक जाता है। अब नाइक्स उसे गले लगाने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन तभी वो नाइक्स के पीछे वाले फ्लावर वास को गले लगाकर उसे अपना बेटा कहने लगती है। साथ ही वो अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी। ये देखकर शियोकी समझ जाता है कि नाइक्स सच में पागल है। सीन शिफ्ट होता है और हम उन सुपर हीरोज को देखते हैं, जहां वो लोग जाओ से कह रहे थे कि तुम लड़के को कैसे जाने दे सकते हो जिसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर्स थी। ये सुनकर जाओ बोलता है कि उससे गलती हो गई है, पर वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। अगली सुबह जाओ शियोकी के स्कूल के बाहर खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है, पर वहां एक छोटा बच्चा रो रहा था, जिसके कारण जाओ का ध्यान भटक जाता है और तभी शियोकी उसके सामने से निकल जाता है और जाओ शियोकी को देख भी नहीं पाता। इधर शियोकी एक डॉक्टर के पास आता है और उसे नाइक्स की कंडीशन समझाकर पूछता है कि ऐसी किसी लेडी को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर वो डॉक्टर शियोकी को बताता है कि प्रॉपर मेडिसिन और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो लेडी ठीक हो सकती है। तो ये सुन के शियोकी वापस उसी मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाने से पहले उसने कुछ एंशिएंट बुक्स पढ़ी थी, जिससे उसे पता चल गया था कि वहां एक मेडिसिन रूम भी है। तो शियोकी वहां जाकर नाइक्स को ठीक करने वाली मेडिसिन ले लेता है और खुद डॉक्टर बनकर नाइक्स के रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जाओ रोज शियोकी के स्कूल पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ शियोकी नाइक्स को वो मेडिसिन दे देता है, जिसे लेकर नाइक्स और भी बातें बड़बड़ाने लगती है, क्योंकि वो मेडिसिन ऐसे ही काम करती थी। तो नाइक्स की ऐसी हालत देखकर शियोकी सोचता है कि इसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। इसलिए शियोकी नाइक्स को ठीक करने के लिए खुद को उसका बेटा बोलने लगता है। ये सुनकर नाइक्स उसे गले लगाते हुए कहती है कि बेटा तुम वापस आ गए। अब नाइक्स की हालत 3% बेहतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से शियोकी को नाइक्स की एक रैंडम पावर मिलती है, जिसका नाम था स्टारलाइट डांसर, जिससे रात में शियोकी की स्पीड, पावर रिकवरी एबिलिटी पहले से बढ़ जाएगी। साथ ही इस पावर से वो रात में छोटे क्रिएचर्स से भी बात कर पाएगा और कुछ क्रिएचर्स को अपने ऑरा से डरा भी पाएगा। अब शियोकी ये पावर पाने के बाद पूरे शहर में उसे टेस्ट करने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में शियोकी अपनी पावर्स को टेस्ट करने के बाद एक जगह बैठकर अपने मन में बोल रहा था कि मेरे ड्रीम वाले मेंटल हॉस्पिटल में 6 रूम्स हैं, तो शायद उन सब में एक एक गॉड होगा और वो डोर तभी ओपन होंगे जब मैं किसी एक गॉड को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। अब शियोकी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक चमगादड़ आता है जो शियोकी को कहीं लेके जाने की कोशिश कर रहा था। तो शियोकी उसे फॉलो करने लगता है, जहां कुछ देर बाद वो चमगादड़ शियोकी को उसी ट्रक के पास ले आता है जिसे हमने पहले भी देखा था। तो वहां पहुंचने के बाद शियोकी उस ट्रक को ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर्स हैं। साथ ही उन मॉन्स्टर्स को भी महसूस हो गया था कि ट्रक के बाहर कोई इंसान है। तभी वहां वो ट्रक ड्राइवर आ जाता है और शियोकी से पूछता है कि क्या वो एक नाइट वॉचमैन है, पर शियोकी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वो ड्राइवर एक डेमोनिक वेपन निकाल लेता है और सभी मॉन्स्टर को भी ट्रक से बाहर बुला लेता है। ये देखकर शियोकी भी एक आयरन रॉड ले लेता है। अब वो सभी मॉन्स्टर शियोकी पर अटैक करने लगते हैं, पर शियोकी काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार रहा था, जहां वो उनसे लड़ते समय अपनी नई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो ड्राइवर भी शियोकी पर अटैक करता है और शियोकी की आयरन रॉड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर शियोकी काफी स्पीड के साथ रॉड के टुकड़े पकड़ लेता है और फिर उन्हें काफी तेजी से फेंकता है, जिससे आसपास के सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। शियोकी की ऐसी पावर देखकर वो ड्राइवर भागने लगता है, लेकिन शियोकी उसका सर पकड़कर जमीन में मार देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शियोकी सोचता है कि पता नहीं ये ड्राइवर किन नाइट वॉचमैन की बात कर रहा था। अब शियोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शियोकी वहां एक आम आदमी को देखता है और वो उसे पहचान न ले, इसलिए शियोकी वहां से भागने लगता है। पर भागते हुए शियोकी का पैर फिसलता है और वो सीधा जाओ के हाथों में गिरता है, जो उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था जहां से शियोकी गिरा था। अब जाओ शियोकी को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था। इसके बाद जाओ उससे बात करने के लिए उसे एक लव होटल ले जाता है, जहां के लोग उन दोनों को कपल समझ रहे थे। अब रूम में पहुंचने के बाद जाओ शियोकी से पूछने लगता है कि बचपन में जिस किंग ऑफ एंजल्स को शियोकी ने देखा था उसने उससे क्या कहा था। ये सुन के शियोकी समझ जाता है कि जाओ उसके और उसकी पावर्स के बारे में जानता है। साथ ही शियोकी ये भी जान गया था कि जाओ उसके सभी सवालों के जवाब दे सकता है, इसलिए जाओ शियोकी से उल्टा पूछने लगता है कि क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स होते हैं। इस पर जाओ कहता है कि गॉड सच में होते हैं, लेकिन सभी गॉड्स नहीं होते। ये सुनकर शियोकी इसका मतलब पूछता है, तो जाओ बताता है कि 1920 में एक स्ट्रेंज फॉग ने पूरी दुनिया को घेर लिया था और सिर्फ डेक्सिया ही ऐसी कंट्री थी जहां वो फॉग नहीं आया। तो हमारे कंट्री के साइंटिस्ट इसका रीजन ढूंढने लगे, जहां ढूंढते हुए उन्हें उस फॉग में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखा, जिसका जिक्र पुरानी भगवानों की किताबों में भी था। साथ ही उन साइंटिस्ट ने उसी दौरान कुछ कंट्रीज के गॉड्स को भी देखा था, जैसे किंग ऑफ एंजल मिशेल और फॉलन एंजल लुसिफर। ये सब सुनकर शियोकी को इन बातों में और इंटरेस्ट आने लगता है। तभी जाओ उसे बताता है, उस दिन से आज तक हमने कई गॉड्स को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड हमारी कंट्री का नहीं था। ये सुनकर जाओ इससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर जाओ कहता है कि हमें इसका रीजन तो नहीं पता, पर हमें लग रहा है जहां वो फॉग है बस उसी कंट्री के गॉड जिंदा हुए हैं और हमें लग रहा है कि वो सब गॉड्स टीम बनाकर फ्यूचर में हमारी कंट्री पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर जाओ शियोकी के पास आता है और उससे कहता है कि कहीं वो पागल तो नहीं है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वो ड्राइवर वाली जगह देखते हैं जहां वो नाइट वॉचमैन आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने सभी को मार दिया है और सिर्फ वो ड्राइवर ही वहां जिंदा बचा है। साथ ही उस ड्राइवर से उन्हें पता चल जाता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारने वाला एक यंग लड़का था और उसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर थी। तो ये जानकर उन नाइट वॉचमैन में से एक अपने कैप्टन को कॉल करके बता देता है कि किंग ऑफ एंजल की पावर्स किसी को मिल गई है। ये जानकर वो कैप्टन भी हैरान था। तभी वो नाइट वॉचमैन उससे कहता है कि एंशिएंट गॉड चर्च के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए तुम तैयार रहना क्योंकि हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। इधर शियोकी जाओ से पूछता है कि वो उसे इतने समय से क्यों ढूंढ रहा था। इस पर जाओ बताने लगता है कि जब से वो फॉग अपीयर हुआ है तब से ऐसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास अनोखी ताकतें होती हैं, जिन्हें हम टैबू पावर्स कहते हैं, जो 6 लेवल्स में डिवाइडेड हैं। ये सुनकर शियोकी सोचता है कि ये लेवल्स तो उन्हीं डोर्स के बराबर हैं जिन्हें मैंने सपने में देखा था। तभी जाओ शियोकी से कहता है कि तुम्हारे पास कोई टैबू पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है जो तुम्हें खुद किंग ऑफ एंजल मिशेल ने दी है। ये सुनकर शियोकी जाओ से पूछता है कि आखिर मिशेल ने मुझे ही अपनी पावर्स क्यों दी। इस पर जाओ बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यह सुनकर शियोकी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे मिशेल ने कुछ नहीं बोला था। इसके बाद शियोकी जाओ से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि जिस तरह से वो उन मॉन्स्टर्स को मारता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता, या तो उसके पास टैबू पावर है या डिवाइन पावर। इस पर जाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पावर्स किसी को भी मिल जाती है? इस पूरी कंट्री में सिर्फ कुछ ही डिवाइन पावर वाले लोग हैं और वो उनमें से नहीं है। वो तो बस एक नॉर्मल इंसान है, किसे लड़ना आता है और टैबू वेपन्स यूज करने आते हैं। अब जाओ शियोकी को एक ब्रीफकेस दिखाता है जिसके अंदर वही टैबू ऑब्जेक्ट था जिससे जाओ एरिया को सील किया करता था। अब ये सब सुनकर शियोकी कहता है कि मेरे सारे सवाल पूरे हुए, अब मैं यहां से चलता हूं। इस पर जाओ कहता है कि मेरे सवाल तो पूरे नहीं हुए हैं, पर शियोकी उसे वहीं छोड़कर घर चला जाता है। अगले दिन जाओ शियोकी को फॉलो करते हुए कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूं? इस पर शियोकी बोलता है कि मैंने अक्सर मूवीज में देखा है कि ऐसी बात जानने के बाद लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है या उन्हें मार दिया जाता है ताकि उनके सीक्रेट्स नहीं लीक हो, इसलिए मैं कुछ जानना नहीं चाहता। लेकिन जाओ उसे फिर भी बताने लगता है कि हम जैसे लोगों को नाइट वॉचमैन कहा जाता है, जो रात में इन इंसानों को मॉन्स्टर से बचाते हैं, और हमारी ही वजह से इस कंट्री के इंसान चैन से जी रहे हैं। तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर दुनिया को बचाना नहीं चाहते? क्योंकि हमें सच में एक डिवाइन पावर वाले इंसान की जरूरत है। पर शियोकी इसके लिए ये कहकर साफ मना कर देता है कि उसकी एक फैमिली है जिसमें एक आंट और उसका भाई है जिन्होंने बहुत खराब समय बिताया है, इसलिए वो बस अब उन दोनों के साथ रहकर उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। ये सुनकर जाओ भी कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और उसे फॉलो करना बंद कर देता है। इसके बाद शियोकी नाइक्स को ठीक करने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर ले आता है जहां अब नाइक्स की हालत 60% ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ को उसके सीनियर से ऑर्डर मिलते हैं कि शियोकी उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसे लाना ही होगा, चाहे फिर ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो एनएस चर्च से था। वो आदमी कई सारे मॉन्स्टर के पास आता है जिन्हें जेल में कैद कर रखा था, जिसके बाद वो उनकी तरफ एक डेमोनिक आइटम फेंकता है जिसे जैसे ही एक मॉन्स्टर खाता है वो काफी बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो आदमी बहुत सारे डेमोनिक आइटम उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिससे वो सभी काफी बड़े और स्ट्रांग हो गए थे। दूसरी तरफ शियोकी वापस घर आ जाता है और देखता है कि जाओ भी उसके घर में ही है। तो शियोकी जाओ को अपने रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे उसके घर का एड्रेस कहाँ से मिला। इस पर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी मदद से मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो टेबल पर कुछ पैसे रखकर बोलता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर शियोकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पर तभी जाओ हंसने लगता है और शियोकी से कहता है कि अगर वो उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं करने वाला तो उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिवाइन पावर्स के कारण कई लोग उसके पीछे हैं, जिनमें से एक एनएस चर्च ऑफ गॉड नाम की एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि शियोकी की पावर का यूज करना चाहती है। इसलिए वो लोग जरूर शियोकी को ढूंढ रहे होंगे। इसलिए जाओ शियोकी को सलाह देता है कि उसे आराम से छुपकर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग जाओ की तरह प्यार से उसे नहीं समझाने वाले। इसके बाद जाओ शियोकी को बताता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जाओ के फादर भी बचपन में मर गए थे और उसे उसकी मॉम ने भी बड़ी मुश्किलों से पाला है। लेकिन जाओ को मिलिट्री ज्वाइन करनी थी, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से दूर हो गया और उनकी सेवा नहीं कर पाया। लेकिन जाओ शियोकी के लिए ये नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, सबकी एक न एक लाइफ होती है और मैं अपने कैप्टन और टीम को समझा लूंगा, तुम उसकी चिंता भी मत करना। ये सुनकर शियोकी समझ जाता है कि जाओ एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद जाओ वहां से वापस किचन में जाने लगता है क्योंकि वो खाना बना रहा था, लेकिन शियोकी उसके जाने से पहले उसके पैसे लौटा देता है और उससे पूछता है कि मिलिट्री ज्वाइन करके वो क्या करना चाहता था। इस पर जाओ बोलता है कि मैं कई सारे मेडल जीतकर अपनी मॉम का नाम अपने गांव में रोशन करना चाहता था। इसके बाद जाओ और शियोकी की फैमिली डिनर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद जाओ शियोकी से ये कहकर चला जाता है कि फ्यूचर में वो एक बहुत अच्छा इंसान बने। अब जाओ
जाओ के वहां से जाने के बाद शियोकी देखता है कि जाओ गलती से अपना लाइटर वहीं भूल गया है। आगे जाओ को उसका एक सीनियर ऑर्डर देता है कि उसे एक जगह पर बैरियर बनाना है, क्योंकि वहां वही 5 मॉन्स्टर्स आ गए थे जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले जेल में देखा था। इसलिए वो सीनियर ऑर्डर दे रहा था कि उसे बैरियर बनाकर तुरंत वहां से निकल जाना है और थोड़ी देर बाद वहां हीरोज की टीम पहुंच जाएगी। पर जाओ के सामने एक मॉन्स्टर था जो इंजर्ड हालत में था, इसलिए जाओ अपने सीनियर से बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, पर उसका सीनियर उसे मना करने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था। पर जाओ उसकी बात नहीं सुनता और ये कहते हुए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है कि अगर मैं यहां से गया तो ये मॉन्स्टर्स मेरा बैरियर तोड़कर कई इंसानों को मार सकते हैं, पर मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो इंजर्ड मॉन्स्टर जाओ की तरफ बढ़ता है तो जाओ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी जाओ की बॉडी पर पंजे मारने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर जाओ समझ जाता है कि उसकी स्पीड जाओ से स्लो है, पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर जो कि एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर था, वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां जाओ की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण जाओ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वो मॉन्स्टर जाओ को बुरी तरह पीटते पीटते उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। ये देखकर जाओ अपने मन में सोचता है कि काश अगर उसके पास टैबू या डिवाइन पावर्स होती तो आज वो इस मॉन्स्टर को मार देता। इधर शियोकी अपने रूम में बैठा था, तभी उसके पास एक चमगादड़ आता है और उसे कहीं ले जाने लगता है, तो शियोकी उसको फॉलो करने लगता है। साथ ही शियोकी समझ गया था कि जाओ मुसीबत में है। इधर वो मॉन्स्टर जाओ को मारने वाला था, पर जाओ समझ गया था कि अब उसे उसका आखिरी मूव चलना ही होगा। तभी हमें बताया जाता है कि जो ट्रैकर जाओ के पास था वो कोई आम ट्रैकर नहीं था, बल्कि नाइट वॉचेस का खास वेपन था। अब शियोकी उस ट्रैकर को अपने हाथ में लेकर एक बटन दबाता है, जिससे एक नीडल बाहर आती है, जिसे जाओ अपनी बॉडी में लगा देता है, जिससे जाओ को टैबू पावर्स मिल जाती हैं। इधर शियोकी उस जगह पर पहुंच गया था, तभी वो जाओ का बनाया बैरियर तोड़कर सीधा उसके पास आने लगता है। इधर जाओ अपनी ताकत से उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट कर देता है। तभी वहां शियोकी आ जाता है, तो जाओ उससे पूछता है कि मैंने तो यहाँ बैरियर बना रखा था, तो तुम यहाँ कैसे आए? इस पर शियोकी बोलता है कि वो बैरियर तो मैंने अपने हाथों से ही तोड़ दिया था। ये सुनकर जाओ समझ जाता है कि शियोकी काफी ताकतवर है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपना हाथ दोबारा रीजनरेट कर जाओ की तरफ बढ़ने लगता है, तो जाओ शियोकी से कहता है कि मेरा ये अटैक ध्यान से देखना। इसके बाद जाओ अपनी स्वॉर्ड को मून की तरफ करता है, जिसकी वजह से मून की सारी लाइटनिंग पावर्स उसकी स्वॉर्ड में आ जाती हैं। जिसके बाद जाओ बड़े ही स्टाइल में उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है, जिसे शियोकी देखता रह जाता है। पर तभी जाओ जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। यह देखकर शियोकी जाओ से पूछता है कि ये सब कैसे हो रहा है, तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी थी? असल में जिस नीडल को जाओ ने अपनी बॉडी में लगाया था उससे थोड़े समय के लिए टैबू पावर्स मिलती थी, पर उसका एक साइड इफेक्ट था कि उससे बॉडी की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। पर शियोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जाओ शियोकी से बोलता है कि मैं हमेशा टैबू पावर्स चाहता था और आज उन्हें यूज करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो शियोकी से पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड चलाते वक्त कूल लग रहा था। इस पर शियोकी हाँ करता है। तभी जाओ अपनी सिगरेट को मुंह में लगा लेता है, पर शियोकी उसे जलाने से पहले जाओ अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर शियोकी रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जिन लोगों को तुम इतने समय से बचा रहे थे, आज तुम्हारे इस दुनिया में ना होने के बारे में क्या उन्हें पता भी है? तो फिर क्यों तुम हीरो बनकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे? तभी शियोकी के इतने गुस्से की वजह से उसकी गॉड्स पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। इधर वो मॉन्स्टर अपना हेड फिर रीजन कर लेता है और शियोकी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे टच करते ही वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद शियोकी जाओ की स्वॉर्ड लेकर एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। इधर हीरोज की टीम की एक लड़की तेजी से उसी तरफ आ रही थी, जिसे उसका सीनियर फोन की मदद से बता रहा था कि शियोकी का ट्रैकर मूव नहीं कर रहा है, शायद वो मर गया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। लेकिन तभी वो देखती है कि शियोकी जाओ को अपने हाथों में लेकर उसकी ओर आ रहा है। दूसरी तरफ हम शियोकी के डॉग को देखते हैं, जो एक जगह आकर आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। जाओ ने शियोकी को सेफ रहने के लिए कहा था, क्योंकि ऐश टेम्पल वाले लोग उसे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद जाओ कुछ मॉन्स्टर्स को रोकने चला गया था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। तो जाओ ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू अपने अंदर टैबू पावर्स डाल ली थी और फिर उसकी मदद से उस मॉन्स्टर का सर कट कर दिया था। पर टैबू पावर यूज करने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिससे गुस्सा होकर शियोकी ने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार दिया था। तभी नाइट वॉचर्स की टीम यानी जाओ के साथी आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोकी की आंट घर पर उसका इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ शियोकी नाइट वॉचर्स टीम के सीक्रेट ऑफिस में था, जहां नाइट वॉचर्स टीम का रिसर्चर शियोकी से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि शियोकी ने उन सबसे झूठ बोला था कि उस मॉन्स्टर को जाओ ने मारा था। पर यह बात नाइट वॉचर्स टीम के रिसर्चर को सच नहीं लग रही थी, लेकिन शियोकी उन सबसे कहते हैं कि यही सच है, जाओ ने ही उस मॉन्स्टर को मारा था।
इसके बाद नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी को ज्वाइन करने को बोलती है। इस पर शियोकी मान जाता है क्योंकि उसने जाओ के मरने के बाद ये वादा किया था कि जाओ का सपना था कि वो दुनिया को बचाए, तो अब शियोकी जाओ की जगह पर 10 साल तक लोगों को बचाएगा। साथ ही नाइट वॉचर्स की सैलरी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए शियोकी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो सकती थी। अगली सुबह शियोकी मिलिट्री के जरिए अपने घर पर एक लेटर भिजवाता है जिसमें उसने अपनी आंटी और भाई से झूठ बोला था कि वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जा रहा है। लेकिन असल में शियोकी ने नाइट वॉचमैन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। साथ ही शियोकी ने अपनी आंट को कुछ पैसे भी भेज दिए थे, तो वो लेटर और पैसे देखकर शियोकी की आंट दुखी हो जाती है। साथ ही शियोकी का भाई भी शॉक था। तभी शियोकी अपनी आंटी के पास कॉल करता है और वो ऐसे अचानक से जाने के लिए माफी मांगता है, पर आंटी शियोकी के ऊपर गुस्सा नहीं करती और उसे वहां अपना ध्यान रखने को कहती है। साथ ही शियोकी की आंट उससे कहती है कि जो पैसे उसने भेजे हैं वो उसकी शादी के लिए जमा कर लेगी, पर शियोकी अपनी आंट से बोलता है कि आपको वो पैसे अपने और भाई के ऊपर खर्च करने चाहिए क्योंकि उसे और पैसे हर साल गवर्नमेंट से मिलते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नाइट वॉचर्स टीम के कैप्टन ने शियोकी के कहने पर उसके घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था जिससे उसकी फैमिली डीम्स से सेफ रहे। इधर नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जहां सबसे पहले टीम का स्नाइपर शियोकी का शूटिंग टेस्ट लेता है जिसमें शियोकी अपने टारगेट को एक बार भी हिट नहीं कर पाता। ये देखकर वो स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी गन्स के लिए नहीं बना है। जिसके बाद टीम की हंग नाम की लड़की शियोकी की फिजिकल ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें भी शियोकी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। रात में वो रिसर्चर शियोकी को समझाता है कि उसके पास किंग ऑफ गॉड्स मिशेल की पावर्स है, इसलिए बहुत से लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे जिससे दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए शियोकी को जल्द से जल्द अपनी पावर्स के बारे में जानना होगा। इसके बाद उस टीम की छोटी लड़की जाओ शियोकी को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां वो उसे बताती है कि हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिससे पता चल जाता है कि कोई पर्सन किस लेवल पर है। इसके बाद वो शियोकी का लेवल टेस्ट करती है जो कि लेवल 1 बर्जल लेवल था। साथ ही वो शियोकी को बताती है कि 6 कल्टिवेशन लेवल्स होते हैं जिसमें क्लैन लेवल सबसे पावरफुल होता है। तो ये सब जानकर शियोकी अगले दिन रिसर्चर से पूछता है कि क्या कोई अब तक क्लैन लेवल पर पहुंचा है। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि अब तक टोटल 5 लोग क्लैन लेवल पर पहुंचे हैं, जिनमें से एक तो नाइट वॉचर्स का कमांडर है, पर बाकी 4 लोग कहां हैं ये किसी को नहीं पता। अब शियोकी की ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है, जहां कुछ दिनों बाद भी शियोकी अपने टारगेट को शूट नहीं कर पा रहा था, तो वो स्नाइपर शियोकी से कहता है कि वो शूटिंग के लिए अपनी एबिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रहा, पर शियोकी अपनी पावर्स यूज करने के बाद भी ठीक से शूट नहीं कर पा रहा था। आगे उसी टीम का मो नाम का बंदा शियोकी की स्पीड ट्रेनिंग करवाने लगता है, जहां ऐसा करते हुए वो उसकी पावर्स के बारे में पूछता है तो शियोकी उसे सभी पावर्स के बारे में बता देता है जो उसे नाइक्स को ठीक करने के बाद मिली थी। ये जानकर मो हैरान होते हुए कहता है कि किंग ऑफ गॉड्स के पास तो बहुत अच्छी अच्छी पावर्स होनी चाहिए थी, तो तुम्हें सिर्फ ऐसी पावर्स कैसे मिल सकती हैं। तभी वो शियोकी की तरफ देखता है जो स्पीड ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रात को वो रिसर्चर शियोकी से पूछता है कि किंग ऑफ गॉड्स मिशेल के पास कौन कौन सी पावर्स थी। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि हमें मिशेल की पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट हमारी एक ओल्ड साइंटिस्ट की बुक में मिशेल की पावर्स के सेक्शन में बस चमत्कार लिखा है, पर किसी को उसका मतलब नहीं पता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां धीरे धीरे शियोकी स्पीड और फिजिकल ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। साथ ही वो छोटी लड़की जियाओ जब शियोकी की मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करवा रही थी, तो वो भी शियोकी की ग्रोथ देखकर हैरान थी। पर जब शियोकी शूटिंग क्लास के लिए जाता है तो वो स्नाइपर शियोकी को एक राइफल देता है और उसे कहता है कि इससे एक चींटी को भी मारा जा सकता है, पर शियोकी उसे भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता। ये देखकर वो स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी गन्स के लिए नहीं बना है। अगली रात को वो रिसर्चर शियोकी से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है और तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर लग रहा है कि हमें तुमको और अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा ताकि तुम ऐश गॉड चर्च की पकड़ में ना आ जाओ। इस पर शियोकी उससे पूछता है कि असल में ये लोग हैं कौन और मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये सुनकर वो रिसर्चर शियोकी को बताता है कि ये ऐश गॉड टेम्पल 3 बुरे गॉड्स ने मिलकर बनाया था ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके, और इसके लिए वो टैबू और डिवाइन पावर वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। ये सुनकर शियोकी पूछता है कि अगर वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो जरूर जहां जहां फॉग है वहां के इंसान भी जिंदा होंगे। इस पर वो रिसर्चर कहता है कि अभी तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और बस इतना ध्यान रखो कि वो एंशिएंट चर्च वाले लोग तुम्हें न पकड़ ले, वरना वो तुम्हें या तो अपनी टीम में शामिल कर लेंगे या मार देंगे। आगे हम देखते हैं रात में शियोकी मो के साथ बाहर आया होता है क्योंकि मो ने उसे एक सीक्रेट दिखाने को कहा था। अभी शियोकी देखता है कि होंग यांग जाओ की कब्र के पास बैठकर रो रही है। तब शियोकी को पता चलता है कि होंगिंग जाओ से कितना ज्यादा प्यार करती थी। शियोकी होंगिंग के पास जाकर उसे चुप कराने लगता है, पर
मोह उसे रोक देता है, क्योंकि अगर शियोकी उसके पास गया तो ये कोई सीक्रेट नहीं रह जाएगा। तभी शियोकी देखता है कि वो वहां अकेला नहीं है, बल्कि ग्रुप का हर मेंबर वहां है और हर कोई जाओ को मिस कर रहा है। अब ये सब देखकर शियोकी भी इमोशनल हो जाता है और सीधा घर जाकर सो जाता है, जहां वो ड्रीम में नाइक्स के पास आया हुआ था, जहां वो नाइक्स को उसकी मेडिसिन देता है। पर नाइक्स को शियोकी का मुंह ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उससे पूछती है कि बेटा क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन शियोकी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। तो नाइक्स उसे कहती है कि बेटा हम एक फैमिली हैं, तुम्हें मेरे साथ बात शेयर करनी चाहिए। इस पर शियोकी उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त था जो दुनिया को बचाना चाहता था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए उसका काम संभाल लिया है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसकी तरह दुनिया को बचा पाऊंगा। ये सुनकर नाइक्स कहती है कि तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम खुद की जिंदगी ठीक से नहीं जी पाओगे। इसके बाद नाइक्स बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ब्रेसलेट देना चाहती हूं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी नाइक्स को याद आता है कि वो ब्रेसलेट उसके पास नहीं है और वो शियोकी से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट 5 साल पहले एक लड़की ने मुझे हराकर ले लिया था, जो इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर रहती है। ये सुनकर शियोकी 3rd फ्लोर पर जाने लगता है, जहां जाते हुए वो सोच रहा था कि कोई आम लड़की कैसे क्वीन ऑफ डार्कनेस को हरा सकती है। अब 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बाद शियोकी को एक रूम में एक लेटर मिलता है, जिसमें उस लड़की ने शियोकी को लिखा था कि तुम इस हॉस्पिटल के मालिक हो और मैं इस हॉस्पिटल की गेस्ट थी, साथ ही मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारी पेशेंट के एक ब्रेसलेट लिया है जो मैं वापस आकर लौटा दूंगी। उसी वक्त शियोकी देखता है कि उस हॉस्पिटल के पीछे हलचल हो रही है, तो शियोकी वहां चला जाता है, जहां उसे एक जेल में वही डीमन मिलता है जिसकी वजह से जाओ गरा था। वो डीमन बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है, तभी शियोकी अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करता है, जिससे वो डीमन दूर जाकर गिरता है। अब शियोकी के सामने एक नोट आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने इस क्रिएचर को मारा था। तो शियोकी चाहे तो इस मॉन्स्टर की सोल को खत्म कर सकता है, या फिर इसकी फेयर वैल्यू 60 से ऊपर करके इसे इस हॉस्पिटल की नर्स बना सकता है, जिसके बाद वो इस हॉस्पिटल की रक्षा भी करेगा। अब शियोकी अपने एक अटैक से उसका हाथ काट देता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का माइंड रीड करता है, जिससे उसे पता चल गया था कि इस मॉन्स्टर को कुछ खिलाकर इतना स्ट्रांग बनाया गया था और उसे एंशिएंट चर्च के एक आदमी ने ये चीज खिलाई थी। साथ ही उसकी मदद से शियोकी को एंशिएंट चर्च के बारे में भी काफी कुछ पता चल जाता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का गला काफी जोर से दबाने लगता है और अब उस मॉन्स्टर की आंखों में भी डर दिख रहा था। पर शियोकी उस मॉन्स्टर से कहता है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करेगा और इस हॉस्पिटल की नर्स नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने काफी खास इंसान को मारा है। ये कहकर शियोकी उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब अगले सीन में शियोकी कैप्टन के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था, जहां कैप्टन के पास लकड़ी की स्वॉर्ड थी, लेकिन फिर भी शियोकी उसे छू भी नहीं पा रहा था। इसलिए कैप्टन उससे कहता है कि हमारी टीम में जाओ सबसे अच्छा स्वॉर्ड फाइटर था, जबकि उसके पास तो टैबू पावर्स भी नहीं थी। ये सुनकर शियोकी को जाओ की याद आने लगती है और वो गुस्से में एक ही अटैक से कैप्टन की स्वॉर्ड को कट कर देता है। ये देखकर कैप्टन शियोकी से थोड़ा इंप्रेस हो गया था। इसके बाद कैप्टन सीरियस होकर शियोकी से फाइट करने लगता है। आगे हम देखते हैं शियोकी जाओ का ट्रैकर और स्वॉर्ड अपने साथ सो रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। दूसरी तरफ हम शियोकी के उसी क्लासमेट को देखते हैं जिसने क्लास में आने के लिए शियोकी की मदद की थी, जो क्लास की एक लड़की को डीमन में बदलते हुए देखकर डर गया था और मदद के लिए वो जल्दी से शियोकी को ही कॉल कर देता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। हमने देखा था कि शियोकी को नाइट वॉचर की टीम ट्रेनिंग दे रही थी, जहां शियोकी शुरुआत में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने लगती है, जिसे देखकर सारे टीम मेंबर्स हैरान होने लगते हैं। लेकिन नाइट वॉचर टीम के मेंबर्स देखते हैं कि शियोक ठीक से गन भी नहीं चला सकता। दूसरी तरफ शियोक के क्लासमेट ने एक डीमन को नोटिस किया था, जिसके बाद उसने मदद के लिए डायरेक्टली शियोक को कॉल कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में शियोक के साथ पूरी नाइट वॉचर टीम स्कूल में आ जाती है, जिसके बाद वो रिसर्चर शियोकी के दोस्त जिसका नाम ईफाई था उससे उस डीमन का हुलिया पूछते हैं, जिस पर ईफाई उन्हें बताता है कि वो डीमन एक स्नेक की तरह थी। ये सुनकर वो रिसर्चर समझ जाता है कि वो डीमन जरूर नंदा स्नेक डीमन थी, जिसके बाद वो सबको बताता है कि नंदा पूल लेवल पे है। साथ ही वो बाकी ह्यूमंस को इफेक्ट करके डीमन में बदल लेती है, लेकिन उसके बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर ईफाई ने अपनी क्लास में जो कि अपने टीचर को डीमन बनते देखा था, तो जरूर वो क्लास में नंदा स्नेक की ओरिजिनल बॉडी होगी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखते हुए स्कूल में से नंदा स्नेक डीमन और उसके साथियों को मारना होगा। ऊपर से ड्यूम क्रो ने बताया कि इस मिशन में कोई भी हमारी टीम से नहीं मारेगा। ये सुनकर शियोकी पूछता है कि ये ड्यूम क्रो क्या चीज है। इस पर हैंगयोंग बताती है कि वो एक क्रो है जिसके पास टैबू पावर है और वो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब नाइट वॉचर की पूरी टीम अलग अलग काम में लग जाती है, जहां वो कैप्टन और रिसर्चर स्कूल के बाहर के एरिया की जांच कर रहे थे। इधर वो स्नाइपर और मूव स्कूल पे बैरियर क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ शियोकी, हैंगयोंग और जियाओ स्कूल को इंस्पेक्ट कर रहे थे, जहां उनके साथ ईफाई भी था। तभी ईफाई शियोकी से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो और डीमंस को मारते हो, ये तो सच में काफी कूल है। ये सुनकर शियोकी ईफाई से बोलता है, तुम तो ये ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने डीमंस को पहली बार देखा है, जबकि तुम पहले भी डीमन को देख चुके हो। पर ईफाई को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि मुंह ने अपनी स्पेशल बेल से उसकी याददाश्त मिटा दी थी। अब उन सबके सामने हॉस्टल की दीवार आ जाती है, जिसे ईफाई को छोड़कर बाकी सारे लोग क्रॉस कर लेते हैं। जिसके बाद शियोकी ईफाई से पूछता है, तुम्हारी लवर का रूम नंबर क्या है, क्योंकि जिस लड़की को तुमने डीम बनते देखा था वो तुम्हारी लवर के रूम में रहती है और हैंगयोंग और जियाओ वहां जाकर उस रूम को देखना चाहती है। ये सुनकर ईफाई तो पहले कहने लगता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, लेकिन जब शियोकी बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, तो ये जानकर ईफाई उसे रूम नंबर बता देता है। जिसके बाद हैंगयोंग और जियाओ उस रूम की ओर निकल जाते हैं और शियोकी और ईफाई दूसरी ओर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो रिसर्चर और वो कैप्टन उसी लड़की के घर जा रहे थे जिसे ईफाई ने डीम बनते देखा था। इधर शियोकी कुछ क्लासेस में
में जाकर अपनी स्पेशल आई से देखने लगता है तो कई स्टूडेंट्स डीम बन चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी नंदा डीम नहीं था। तो ये जानकर कैप्टन शियोकी से कहता है कि तुम्हें अलर्ट रहना होगा, हो सकता है नंदा डीम को हमारे बारे में पता चल गया हो। इस तरफ हांग्योंग और जियाओ जब उस लड़की के रूम की ओर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। जिसके बाद वो स्मेल को फॉलो करते हुए बालकनी की ओर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहां पर कुछ गर्ल्स की स्किन है जिन्हें नंदा डीम ने मारा था। इस तरफ शियोकी ईफाई के साथ स्कूल ग्राउंड में आता है क्योंकि वहां पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही थी। ऊपर से वहां पर स्कूल के कई बच्चे खड़े थे। तो जब शियोकी उन सबको अपनी स्पेशल आई से देखता है तो उसे पता चलता है कि उनमें से कई स्टूडेंट्स डीम बन चुके हैं। इसलिए वो कैप्टन से कहता है कि अगर ये डीम सिटी में फैल गए तो पूरी सिटी खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो कैप्टन कहता है कि डीम सिटी में पहले ही फैल चुकी है। वो कैप्टन इसलिए कहता है क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स भी असल में डीम सन्स थे जिन्हें कैप्टन और रिसर्चर ने अभी अभी मारा था। इसके बाद वो रिसर्चर शियोकी से बोलता है तुम इन सब की चिंता मत करो, एक बार हम उस नंदा डीम को मार देंगे तो उसके सभी साथी भी मर जाएंगे। इधर वो स्नाइपर और मूव बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद वो स्नाइपर अपनी पोजीशन लेके बैठ जाता है। इधर ईफाई और शियोकी में एक जगह पर टीचर दिखता है जो असल में डीम था। साथ ही मो, हांग्योंग और जियाओ के पास भी डीम पहुंच चुके थे। इसलिए ये सब जानने के बाद वो कैप्टन कहता है कि तुम अब इन्वेस्टिगेशन बंद करके इनको मारना चालू कर सकते हो। जिसके बाद वो कैप्टन कॉल कट कर देता है। तो वो रिसर्चर कैप्टन से पूछता है कि तुमने शियोकी को इस काम के लिए क्यों भेजा, जिस पर कैप्टन बताता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो काफी स्ट्रांग है और खुद को संभाल लेगा। इधर वो टीचर शियोकी पर हमला कर देता है तो शियोकी उसे बार बार डीम गन से शूट करता है क्योंकि डीम गन से शूट करने के बाद ही डीम ह्यूमन बॉडी से अलग हो जाते हैं और उसके बाद ही नाइट वॉचर की टीम उन्हें मार सकती है। लेकिन शियोकी की शूटिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी, इसलिए जब वो टीचर शियोकी के बिल्कुल पास आ जाता है तभी शियोकी उसे शूट कर पाता है। इसके बाद उसका डीम ह्यूमन बॉडी से बाहर आ जाता है और शियोकी उसे मार देता है। अब उस टीचर के मरते ही स्कूल के सारे डीम को इस बात का पता चल जाता है और वो एक साथ अपने असली रूप में आकर स्टूडेंट्स पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे स्कूल में डर का माहौल हो जाता है। इधर मूव अपने आसपास के डीम को आराम से खत्म कर देता है। साथ ही जियाओ भी उन डीम सन्स को अपने गन से शूट करके उन डीम सन्स को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हांग्योंग उन्हें अपने वेपन से जला देती है। लेकिन दूसरी ओर शियोकी से उन डीम को शूट नहीं किया जा रहा था, इसलिए बार बार स्नाइपर को उसकी मदद करनी पड़ती है। तभी वो स्नाइपर शियोकी को बताता है कि टॉप फ्लोर की लैब में कुछ बच्चे छुपे हुए हैं जिनमें डीम सन्स हो सकते हैं। इधर हम उस लैब में देखते हैं जहां बहुत सारे बच्चे डीम से बचने के लिए उस लैब की गेट को रोक कर रखे हुए थे और दूसरी ओर वहां एक स्टूडेंट डीम के बारे में पढ़ रहा था। तभी ईफाई और शियोकी उस लैब के बाहर आ जाते हैं और उन स्टूडेंट से लैब ओपन करने को कहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे इसलिए वो दरवाजा ओपन नहीं करते हैं। तो शियोकी एक एक्स को लेकर डोर को तोड़ने लगता है। उसी वक्त उन स्टूडेंट में से एक बच्चा डीमर में बदल जाता है और एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जो लड़का उस क्लास में पढ़ रहा था वो उठकर उस डीम को पीछे फेंक देता है। इधर वो स्नाइपर एक छोटे से होल से उस डीम को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक डीम उस स्टूडेंट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो पढ़ने वाला बच्चा एक सर्जरी नाइफ से उस डीम को मार देता है। इधर जैसे ही शियोकी उस गेट को खोलने में कामयाब होता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि इस स्टूडेंट ने डीम को मार दिया। तभी ईफाई शियोकी को बताता है कि इस स्टूडेंट का नाम जिंग्यू है और वो बायोलॉजी में मास्टर कर रहा है। तभी जिंग्यू शियोकी को अपने नाम से बुलाता है तो शियोकी उससे बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो जिंग्यू कहता है कि मैंने तुम्हें ग्राउंड में देखा था जहां पर तुम्हारी आंखें चमक रही थी। उसी वक्त उन सभी के सामने डीम सन्स आ जाते हैं जिन्हें भी शियोकी शूट नहीं कर पा रहा था। तो जिंग्यू शूट करने में उसकी मदद करता है, जिसके बाद शियोकी उन डीम्स को अपने गन से मार देता है और जिंग्यू से पूछता है कि तुम्हारा निशाना इतना अच्छा कैसे है, जिस पर जिंग्यू कहता है कि मैं किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से सीख जाता हूं। यह सुनकर शियोकी जिंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हें इन डीम को देखकर डर नहीं लग रहा और क्या तुम इन्हें देखकर हैरान नहीं हो, जिस पर जिंग्यू बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसे क्रीचर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ते आया हूं, और रही बात डर की तो मैं दुनिया में किसी से नहीं लड़ता। तभी जिंग्यू क्रीपी वे में बोलता है कि मैं इन डीम के ब्रेन को देखना चाहता हूं कि इनका ब्रेन कैसे काम करता है। अब वो दोनों ऐसे ही डीमन को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ मो उन स्टूडेंट्स की याददाश्त मिटाने लगता है जहां से डीमन खत्म हो चुके थे। इधर वो स्नाइपर शयोक को बताता है कि कुछ स्टूडेंट म्यूजिक रूम में गए हैं, तो शयोक उसी तरफ जाने लगता है जहां जंग यू भी उसके साथ जा रहा था। जहां जाते जाते जंग यू शयोकी से पूछता है कि ये सारे डीमंस तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं और इन डीमन का लीडर कौन है, जिस पर शयोकी उसे बता देता है कि वो नाइट वॉचर टीम से है और वो सब नंदा डीमंस को ढूंढ रहे हैं। जिस पर जिंग यू बोलता है कि मैं नंदा डीमंस के बारे में काफी कुछ जानता हूं। अब शयोकी और जिंग यू दोनों म्यूजिक रूम के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद शयोकी अपनी स्पेशल आई से म्यूजिक रूम के सभी स्टूडेंट को देखता है, लेकिन उसे पता चलता है जिस लड़के की यन-फाई बात कर रहा था वो तो डीमन है ही नहीं। लेकिन वो कैप्टन शयोकी से बोलता है शायद तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हों, तुम दोबारा चेक करो। तो ये सुनकर शयोकी म्यूजिक रूम में उसी लड़की को देखकर बोलता है कि ये डीमन है, इसीलिए बाकी स्टूडेंट यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर यन-फाई की लवर उसके पास आ जाती है और बाकी स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं। तभी जिंग यू उस लड़की को गन से शूट करता है, लेकिन उसके अंदर से कोई डीमन बाहर नहीं आता, जिसका मतलब वो लड़की डीमन नहीं थी। तो ये जानने के बाद वो कैप्टन शयोकी से कहता है कि वो नंदा डीमन आसपास ही होगी, इसीलिए तुम्हें उसे ढूंढकर मारना ही होगा। उसी वक्त यन-फाई की लवर नंदा डीमन में बदल जाती है और शयोकी को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन यन-फाई अपना हाथ बीच में अड़ा देता है। लेकिन वो नंदा डीमन यन-फाई का हाथ काटकर शयोकी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिंग यू अपने सर्जिकल ब्लेड से उस नंदा डीमन की आंख बाहर निकाल लेता है।
है, जिसके बाद वो उस आई को ध्यान से देखने लगता है और ऐसा लग रहा था कि जिंग यू के पास भी टैबू पावर्स हैं। अब उस आई को देखने के बाद जिंग यू को पता चलता है कि नंदा डीमन बाकी डीमन से कनेक्टेड है, इसीलिए वो किसी भी डीमन की आई से देख सकती है। तो ये सब जानने के बाद जिंग यू सोचता है कि अगर नंदा डीमन पूरे स्कूल पर नजर रख रही थी तो उसे ये भी पता होगा कि शयोकी उसके पास आ रहा है, तो वो यहाँ से बचकर भागी क्यों नहीं और अपने असली रूप में क्यों आ गई। इधर शयोकी नंदा डीमन से लड़ रहा था और बीच बीच में वो स्नाइपर शयोकी की मदद कर रहा था। तभी मौका पाकर शयोकी उस नंदा डीमन को अपनी गॉड पावर की मदद से बीच से काट देता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। पर जिंग यू को अभी भी अजीब लग रहा था कि नंदा डीमन इतनी जल्दी सभी के सामने आकर सबके सामने मारी कैसे गई। उसी वक्त जिंग यू की नजर यन फाई पर जाती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि यन फाई ने कहा था कि असली डीमन वो लड़की है, पर डीमन तो यन फाई की लवर निकली, मतलब यन फाई हमसे झूठ बोल रहा था। अब ये सोचने के बाद जिंग यू यन फाई को शूट कर देता है, जिसकी वजह से यन फाई असली नंदा डीमन में बदल जाता है। उसी वक्त वहां हैंगिंग और जियाओ भी आ जाते हैं, जिसके बाद नंदा डीमन जिंग यू से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली डीमन हूँ, जिस पर जिंग यू बोलता है कि मैंने बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया और मुझे ये बात पता चल गई। अब वो सभी नंदा डीमन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियोकी नाइट वॉचर्स की टीम के साथ स्कूल में आ गया था, जहां उन्होंने नंदा डीम के कई सारे साथियों को मार दिया था, जिसमें जिंगयू नाम के नए कैरेक्टर ने शियोकी की बहुत मदद की थी। ऊपर से उसने ये भी पता लगाया था कि असली नंदा डीम यीफाई की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि यीफाई खुद है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उन्हें पता चलता है कि शियोकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नंदा डीम को खत्म कर दिया था और इस वक्त वो अपने ड्रीमिंग वर्ल्ड में है, जहां उसके सामने नंदा डीम और यीफाई हैं। तभी शियोकी नंदा डीम को डराते हुए उससे पूछता है कि जो सब तुमने किया था उसके पीछे की क्या वजह थी। इस पर नंदा डीम कहती है कि हमारा क्लैन तो बस इंसानों से छुपकर रहना चाहता था, लेकिन एक दिन हमारे पास एन्स गॉड चर्च का एक बंदा आया, जिसने हम लोगों को डराकर कहा कि हमें तुम्हें पकड़ कर लाना होगा, नहीं तो वो हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर देंगे। इसलिए हमने ये सब प्लान किया, जहां शुरू में तो बस हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब हमें तुम्हारी पावर्स का पता चला तब हम तुम्हें मारने पर मजबूर हो गए। ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी प्लानिंग का क्या हुआ, आखिर में तो तुम मारी ही गई। इस पर नंदा डीम कहती है कि मैं तुम्हें आराम से मार देती, पर तुम्हें यीफाई ने बचा लिया, क्योंकि यीफाई बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर काबू करने के बाद भी उसने तुम्हें बचाने के लिए अपना हाथ गंवा दिया, क्योंकि उसे गम था कि वो पिछली बार तुम्हें अकेला छोड़कर भाग आया था जब तुम सभी क्लासमेट्स के पास डीमन आए थे। तो ये सब सुनकर शियोकी यीफाई के पास जाता है और देखता है कि उसकी लॉयल्टी रैंकिंग 85 है, लेकिन इस वक्त यीफाई बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो अचानक से कैसे मर गया। तो यीफाई की हालत देखकर शियोकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी वक्त शियोकी के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर आता है, जिसमें लिखा था कि अगर शियोकी चाहे तो यीफाई को अपने हॉस्पिटल की नर्स बना सकता है। तो शियोकी यीफाई को खत्म करने के बजाय उसे अपने हॉस्पिटल की नर्स बनाने का ही डिसाइड करता है, ताकि यीफाई यहाँ एक अच्छी जिंदगी जी सके। इधर यीफाई भी हॉस्पिटल का नर्स बनने के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। इसके बाद शियोकी नाइक्स के पास जाता है, तो नाइक्स उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। इस पर शियोकी बोलता है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। अब शियोकी यीफाई को वहां बुला लेता है, जिसे देखकर नाइक्स उसे अपना ग्रैंडचाइल्ड समझकर गले लगा लेती है। तभी शियोकी धीरे से बोलता है कि नाइक्स की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका ग्रैंडचाइल्ड बनने का प्रिटेंड करना है ताकि नाइक्स ठीक हो जाए। तो यीफाई इसके लिए मान जाता है और नाइक्स को अपनी दादी कहकर बुलाने लगता है। तो ये सुनकर नाइक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा है। तभी शियोकी देखता है कि नाइक्स की हालत 23% ठीक हो गई है। आगे शियोकी कैप्टन से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला है कि नंदा स्नेक डीमन वाला अटैक एन्स गॉड चर्च ने प्लान किया था। तभी वहां मो आ जाता है और बोलता है कि स्कूल में अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हमें नंदा स्नेक डीम का हेड नहीं मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोकी ने यीफाई की दादी के पास बहुत सारे पैसे भिजवा दिए थे और उन्हें ये लेटर भिजवा दिया था कि यीफाई किसी काम की वजह से दूसरी सिटी में गया हुआ है। साथ ही उसने यीफाई के भाई के लैपटॉप से सारे गेम्स डिलीट करके उसमें एजुकेशन वाली वीडियोस भर दी थीं। इधर हम जिंगयू को देखते हैं, जो एक अजीब सी जगह में होता है, जो असल में जिंगयू की सीक्रेट लैब थी। अब जिंगयू उस लैब में एक सूटकेस लेकर जाता है, जिसके अंदर नंदा स्नेक डीमन का हेड था, जिसके बाद जिंगयू उस हेड को निकालकर कट करने लगता है, क्योंकि वो उस पर रिसर्च करना चाहता था। हेड कट करने के बाद जिंगयू को कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसी तरीके से हंसते हुए अपने लैब के चूहों पर एक्सपेरिमेंट करने चला जाता है। अगले दिन हम कैप्टन और शियोकी को शॉर्ट ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां ट्रेनिंग करते हुए कैप्टन शियोकी से कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम कुछ ही दिनों में वेसल लेवल के पीक पर पहुंच जाओगे, इसलिए हम कुछ दिनों में तुम्हें नाइट वॉचर्स ट्रेनिंग कैंप में भेजने वाले हैं।
इस पर शियोकी कैप्टन से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ एन्स गॉड चर्च की वजह से किया जा रहा है। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम गॉड चर्च की चिंता मत करो, ट्रेनिंग कैंप को अटेंड करना हर किसी नाइट वॉचर के लिए मैंडेटरी होता है, इसलिए तुम्हें भी वहां जाना होगा और हो सकता है कि तुम वहां नए फ्रेंड्स बना लो। तो ये सुनकर शियोकी उसके लिए मान जाता है। इधर हम उसी नाइट वॉचर टीम के सीनियर कैप्टन को देखते हैं जो ट्रेनिंग कैंप के वाइस कैप्टन से मिलने आया था, जहां वो उस वाइस कैप्टन से कहता है कि नाइट वॉचर के कुछ मेंबर्स ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे कैंप में आने वाले हैं। इस पर वो वाइस कैप्टन पूछता है कि पहले तो ट्रेनिंग की जगह दूसरी थी, तो तुम उस एडवांस जगह को छोड़कर मेरे जैसे टेम्परेरी बेस में नाइट वॉचर को ट्रेनिंग करने के लिए क्यों भेज रहे हो। इस पर वो सीनियर कैप्टन वाइस कैप्टन को शियोकी की प्रोफाइल दिखाता है कि उसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर है, साथ ही अब की बार बाकी स्टूडेंट भी बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए उन्हें भी सेफ रखना जरूरी है। अब हम एक एक करके उन सभी मेंबर्स को देखते हैं जो सब ट्रेनिंग करने के लिए आने वाले थे, जिसमें सबसे पहले लड़का था बाइली, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक था और इस वक्त वो एक पब्लिक बाथ हाउस में स्ट्रेंजर्स के साथ एक कार्ड गेम खेल रहा था, जहां उनसे जीतने के बावजूद भी बाइली उन सबको बहुत महंगी महंगी घड़ियां दे देता है, क्योंकि उसे अपनी रिच लाइफ दिखाने का बहुत शौक था। इसके बाद बाइली ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसे कुछ बुली परेशान कर रहे थे। तभी वहां पर किंगजू नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि एक जूनियर हाई स्कूल का चेयरपर्सन था। अब वो लड़का उन बुलीज को अपने दोस्तों से बहुत पिटवाता है और उस छोटी बच्ची को सेफली घर भेज देता है। इस तरफ हम पहाड़ों के टेंपल में युआन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक पापी था और करंटली अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए इस टेंपल में रहता था। अब उसे टेंपल का मंक युआन को उस ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है जब युआन दुबिया को डीमन से बचाएगा तो उसके पाप धुल जाएं। तो युआन वहां जाने के लिए मान जाता है। इधर हम एन्स गॉड चर्च में यूयू नाम के एक सीनियर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे सीनियर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम इस बार शियोकी को लाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मैंने उसे लाने के लिए कुछ और प्लान्स बना लिए हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और रिसर्चर शियोकी को ट्रेनिंग कैंप छोड़ने के लिए जा रहे थे और दूसरी तरफ हंगयांग ऑफिस में जाती है। जब वहां पर कोई भी नहीं था, तभी ऑफिस में लगा एंसेंट गॉड चर्च वाला बॉम्ब फट जाता है, लेकिन किस्मत से हंगयांग उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच जाती है और बाहर नजर रख रहे एंसेंट गॉड चर्च वाले बंदे को भी देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यू ने शियो को पकड़ने का काम एंसेंट गॉड चर्च के कुछ लोगों को दे दिया था, जो कि अलग अलग सिटी से आकर इकट्ठा हो रहे थे। इधर यू के सामने बैठा सीनियर पूछता है कि तुम इतना सब कुछ सिर्फ एक बच्चे के लिए कर रहे हो, ऐसा करने से तो नाइट वॉचर की टीम हमारी दुश्मन बन जाएगी, तो तुम्हें क्या पक्का यकीन है कि शियोकी बहुत स्ट्रांग है। ये सुनकर यू कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि शियोकी आगे जाकर हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगली सुबह हम ट्रेनिंग बेस को देखते हैं, जहां पर सारे ऑफिसर शियोकी के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शियोकी कोई सन की इंसान होगा जिसके पास डिवाइन पावर है। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि शियोकी एक आम सा लड़का है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ऑफिस में वाइस कैप्टन आ जाता है और शियोकी को रिसीव करने के लिए एक ऑफिसर को भेज देता है। तो वो ऑफिसर शियोकी को पूरा कैंप दिखाते हुए उसके रूम की ओर लेके जाने लगता है, जहां जाते वक्त वो शियोकी से कहता है कि इस बार 239 कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इस पर शियोकी ऑफिसर से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि कुछ ही लोग नाइट वॉचर बन सकते हैं, पर 239 तो बहुत बड़ा नंबर है। जिस पर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये सभी लोग नाइट वॉचर बन जाएंगे? इनमें से जो भी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएगा बस वही नाइट वॉचर बन पाएगा। इसके बाद शियोकी उस ऑफिसर से पूछता है कि यहां पर पहले भी मेरे अलावा कोई ऐसा बंदा आया है जिसके पास डिवाइन पावर है? जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने मास टीम के कैप्टन के बारे में नहीं सुना? पर शियोकी को उस कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो ऑफिसर शियोकी से कहता है कि तुम्हें जल्द ही उस कैप्टन के बारे में पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं कि शियोकी का रूममेट कोई और नहीं बल्कि बाइली था, जो अपने रूममेट के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। तभी शियोकी रूम में जाता है, जिसे देखकर बाइली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे गिफ्ट देता है, जिसके अंदर बहुत सारे रोलेक्स थी। तो शियोकी बाइली से कहता है कि तुम मुझे रोलेक्स गिफ्ट क्यों कर रहे हो? ये सुनकर बाइली को लगता है कि शियो को रोलेक्स नहीं पसंद, इसलिए वो उसे दूसरे ब्रांड की घड़ी देने लगता है। ये सब देखकर शियोकी बाइली से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली घड़ी का बिजनेस करती है? जिस पे बाइली कहता है कि मेरी फैमिली बहुत सारे बिजनेस करती है और हालांकि मैं अमीर हूं, पर तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट कर सकते हो। तभी एक ऑफिसर सभी को ग्राउंड में आने को कहता है, जहां ग्राउंड में पहुंचने के बाद वाइस कैप्टन उन सभी कैंडिडेट से बोलता है कि मैं तुम सभी का हेड इंस्ट्रक्टर हूं और तुम सब मेरे स्टूडेंट्स, इसलिए चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम सब अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, क्योंकि मेरे सामने तुम सब कचरे के अलावा कुछ नहीं हो जिन्हें मुझे सोल्जर बनाना है। साथ ही वो वाइस कैप्टन और बोलता है कि तुम्हारी करंट कंडीशन ऐसी है कि तुम रियल एनिमी का एक भी अटैक झेल नहीं पाओगे। ये सुनकर कैंडिडेट में खवा किंगजू उस वाइस कैप्टन से कहता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं आराम से मेंबर्स को मार सकता हूं। तो अब किंगजू को देखकर कई सारे और स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि हम आराम से किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर वो वाइस कैप्टन कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो एक गेम खेल कर देखते हैं।
अब वाइस कैप्टन मास टीम को वहां आने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद मास टीम बड़े कूल तरीके से वहां एंट्री लेती है और फिर वो वाइस कैप्टन सबसे कहता है कि ये मास टीम एक स्पेशल टीम है जिनका लेवल तो हाई है, पर ये अपना लेवल ऐसे लेवल पर कर लेंगे जिसके बाद अगर तुम में से किसी ने भी इनमें से एक मेंबर का मास्क उतरवा दिया तो तुम्हें बिना ट्रेनिंग के पास कर दिया जाएगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद नाइट वॉचर टीम तुरंत ही उन सभी को अपनी टैबू पावर से पीटना शुरू कर देती है, जिन्हें देखकर ऑफिसर भी हैरान थे कि ऐसे लेवल पर करने के बाद भी मास टीम कितने अच्छे से लड़ती है। इधर शियो की बाइली को लेकर उस ग्राउंड से दूर भाग जाता है, जिसे मास टीम का कैप्टन भी नोटिस कर लेते हैं क्योंकि शियो की बहुत तेज भाग रहा था। दूसरी तरफ शियो की बाइली को लेकर एक वेयर हाउस में आ जाता है जिसमें वेपन रखे थे, लेकिन वो वेयर हाउस लॉक था। तभी वहां पर एक रेड बाल वाली लड़की आ जाती है, जिसे देखकर बाइली को उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़की अपनी टैबू पावर से वेयर हाउस की गेट को तोड़ देती है, जिसके बाद वो सभी और बाकी कुछ स्टूडेंट्स उस वेयर हाउस से वेपन उठा लेते हैं, जहां वो रेड बाल वाली लड़की बस एक तलवार लेके वहां से जाने लगती है। तो शियो की उसे रोकते हुए कहता है कि मास टीम वाले लोगों के पास हाई रैंकिंग टैबू पावर्स है, इसलिए तुम उनसे अकेली नहीं जीत पाओगी। ये सुनकर रेड बाल वाली लड़की अपना नाम बताते हुए उनकी टीम से शामिल हो जाती है। तभी बाइली उस रेड बाल वाली लड़की, जिसका नाम मूली था, उसे महंगी महंगी घड़ियां दिखाने लगता है, लेकिन तभी शियो की एकदम से मूली के पीछे जाकर एक मास टीम के मेंबर के अटैक को रोक लेता है। तो वो मेंबर कहता है कि तुम तो सच में अनोखे हो, जो तुम्हें मेरे यहाँ होने का पता चल गया। उसी वक्त मूली उस मेंबर के हाथ को काट देती है, लेकिन वो देखती है कि उसका हाथ फिर से ठीक हो गया है। ये देखकर मूली को लगता है कि उस बंदे के पास रीजनरेशन की पावर है, लेकिन शियो की उसे बताता है कि उसके पास रीजनरेशन पावर नहीं है, बल्कि वो अपने टैबू पावर से अपनी बॉडी के पार्ट से वेपन को आर पार निकलवा सकता है। अब वेयरहाउस में खड़े सभी स्टूडेंट्स उस मेंबर को घेर लेते हैं, जिसके बाद वो शियो की उन सभी से कहता है कि ये यहाँ अकेला है, इसलिए हम इसे हराकर आराम से जीत सकते हैं। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने वेपन्स लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शियो की देखता है कि बाइली के पास कोई भी वेपन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बाइली ने उन स्टूडेंट्स को बहुत महंगी महंगी घड़ियां देकर खरीद लिया, जो कि बाइली की तरफ से उन सब से लड़ने वाले थे। तभी बाइली अपने लोगों से कहकर उस मेंबर से अटैक करवाता है, लेकिन वो मेंबर्स बच जाता है, जिसके बाद मोली और शियो की उस पर सोड अटैक करने लगते हैं। पर तभी वहां पर मास टीम के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जो वहां पर अपना डोमेन ओपन करके ग्रेविटी मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर शियो की सभी स्टूडेंट्स के साथ प्लान बनाकर उन मास टीम के ऊपर एक्सप्लोसिव फेंकता है, जिन एक्सप्लोसिव को रोकने के लिए मास टीम को अपना डोमेन बंद करना पड़ता है ताकि उन्हें नुकसान न हो। पर डोमेन डीएक्टिवेट करने के बाद भी वो एक्सप्लोसिव फट जाते हैं, लेकिन मास टीम एक पोर्टर की मदद से बच गए थे और दूसरी तरफ शियोकी ने भी सभी को बचा लिया था। इधर मास टीम का एक मेंबर अपने कैप्टन से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि डिवाइन पावर वाला बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हमें पहले उन सभी स्टूडेंट्स को हराना चाहिए। तो ये सुनकर कैप्टन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो सभी अलग अलग होकर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ चले जाते हैं। इधर शियोकी, मोली और बाइली भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, जहां उनके जाने के बाद शियोकी उन दोनों से कहता है कि अब कुछ ताकतवर स्टूडेंट्स ही बच गए होंगे जो धीरे धीरे मास टीम को थका देंगे, जिसके बाद हम उन्हें हरा देंगे। इधर हम एक बिल्डिंग में युवान और कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहां पर युवान एक जगह चुपचाप बैठा था। तो स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि मास टीम का एक मेंबर हमारी बिल्डिंग में आ गया है, इसलिए तुम हमारी मदद करो वरना हम मारे जाएंगे। पर युवान इस गेम को हारना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी ना करके बस बैठा रहता है और बस अपने पास्ट के किए कर्मों को याद करके दुखी होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर किंगजू भी था, जो देखता है कि उसके टीम के सारे मेंबर्स को एक मास टीम के मेंबर ने हरा दिया है, जो कि इनविजिबल होकर उन सब से लड़ रहा था। तो किंगजू एक बबल बनाकर अपने ही टीम में मेंबर्स को उसमें फंसा देता है, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगता है। इसके बाद किंगजू उस मेंबर से कहने लगता है कि तुम जल्दी से अपना मास्क हटा लो वरना ये सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो मेंबर बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो बस एक गेम है और तुम कैसे इंसान हो जो कि बस एक गेम में अपने दोस्तों को मार रहा है। ये सुनकर किंगजू उससे बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं, अगर तुमने 5 सेकंड में मास्क नहीं हटाया तो ये सब मारे जाएंगे। ये सुनकर वो मेंबर अपना मास्क हटाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मास टीम की एक और मेंबर आ जाती है, जो किंगजू पर हमला करके उसे उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। इसके बाद किंगजू अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा प्लान फेल हुआ, इसलिए तुम सब यहां से भाग जाओ। ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स तुरंत ही उठकर वहां से भागने लगते हैं। असल में ये सब किंगजू का प्लान था, जो अपने दोस्तों से दम घुटने का नाटक करवाता है ताकि वो उस मेंबर्स को ब्लैकमेल करके उसका मास्क उतरवा सके। लेकिन जब ये बात उस मेंबर को पता चलती है तो वो किंगजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी किंगजू उसे अपने बबल में फंसा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट वॉचर का कैप्टन और हंगयांग उस पकड़े हुए एंसेंट टेम्पल के बंदे को पीट कर पूछताछ कर रहे थे, जहां उन्हें उससे पता चलता है कि शियोकी को पकड़ने के लिए एंसेंट टेम्पल ने कुछ लोगों को बुलाया है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। ऐसी ही शानदार एनिमे रिकैप्स और रोमांचक कहानियों के लिए क्रॉनिक्स गैलेक्सी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।